14 मार्च 2023 बुलंदशहर के शिकारपुर थाना क्षेत्र में एक कॉलोनी के अंदर एक घटना होती है। एक दंपत्ति जो अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके बाहर से दरवाजा लॉक करके गली के अंदर सो रहे थे। 14 मार्च 2023 की सुबह उनका खून से लथपथ शव मिलता है। दोनों की निर्ममतापूर्वक हत्या की गई थी। कहा जाता है कि धारदार हथियार से उन पर ताबड़तोड़ वार किए गए थे और जिस तरह से जो शत-विशत शव थे, उन शवों को देखकर यह भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं जिस कातिल ने इस कत्ल की घटना को अंजाम दिया वो बेहद क्रूर होगा। चूंकि उस घटना को लेकर ना सिर्फ इलाके में दहशत पनप गई थी बल्कि लोग उस घटना को लेकर चर्चा करने लगे थे। हालांकि घटना के बाद थाना पुलिस के साथ पुलिस के आला अफसर, तत्कालीन एसएसपी जो बुलंदशहर के थे श्लोक कुमार जी, वो खुद मौके पर पहुंचे और कई टीमों का गठन करते हुए घटना के खुलासे के लिए लगाया गया। शुरुआत में जब परिवार से बातचीत की गई तो परिवार के लोग ये कहने लगे कि किसी से कोई उनकी रंजिश ही नहीं है। अगर रंजिश नहीं है तो कत्ल को अंजाम क्यों दिया गया? चूंकि परिवार अंदर सो रहा था, दरवाजा खोला नहीं गया, लूट की ये वारदात नहीं थी, चोरी की ये वारदात नहीं थी। लेकिन जब पुलिस इस घटना की कड़ियां जोड़ने लगी और पुलिस अपने तकनीकी माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए इस घटना के अनावरण तक पहुंची तो इस घटना की जो परतें खुली उसने खून के रिश्तों की नींव हिला दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साजिद सैफी है और हमारे क्राइम सीरीज सिलसिले में लगातार हम क्राइम एपिसोड बनाते रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर बुलंदशहर की एक सच्ची घटना को लेकर हम हाजिर हुए हैं। मेरे साथ हमेशा की तरह सीनियर क्राइम रिपोर्टर कपिल गौड़ जी हैं। कपिल जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साजिद जी। इस घटना को आपने लिखा, इस घटना को आपने तरीके से जांचा, जैसे पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन करती है उस तरह से आपने भी इसमें पूरी जांच पड़ताल की और इसके पल पल के अपडेट आपने लिखे जी। पूरी घटना को अगर मैं समझूं, शुरू में पुलिस क्या सोच रही थी, रिश्तेदारों के कयास क्या थे और पड़ोसी कैसे देख रहे थे, और जब ये घटना खुली तो कहीं ना कहीं लोग स्तब्ध थे, लोग सन्न रह गए। तो पूरी घटना बता दीजिए एक बार और फिर इसके खुलासे पर आएंगे। साजिद जी, 14 मार्च की रात को 2023 की रात को ये वारदात हुई थी और अगले दिन सुबह मोहल्ले वासियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ये शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला था, एक मोहल्ले का। और पुलिस को ये सूचना मिली कि एक दंपति के लहूलुहान शव उनके घर के बाहर सोते थे, वो बिस्तर लगाकर, तो वहां मिले हैं। और उनकी बेटी और अन्य बच्चे परिवार के अंदर, वो अपने बच्चों के सुरक्षा के लिए बाहर से ताला लगा देते थे और उनकी डेड बॉडी मतलब कि बुरी तरह से छत-विछत हालत में है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है। तत्कालीन एसएसपी श्लोक कुमार जी मौके पर जाते हैं। तो पुलिस को घटना स्थल देखने में और निरीक्षण करने में एक चीज तो स्पष्ट हो गई थी कि यह लूट का मामला नहीं है, लूट डकैती चोरी का ऐसा मामला नहीं है। क्योंकि बेटी ने अंदर से शोर मचाया, उनकी 16 साल की बेटी थी, उसने अंदर से शोर मचाया कि मेरे मम्मी पापा बाहर से दरवाजा नहीं खोल रहे हैं सुबह होने पे। तो तब तक लोग आए, देखा तो बाहर उनके लहूलुहान शव पड़े थे और तब पुलिस आई, अंदर से बच्चों को निकाला। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये लूटपाट का उद्देश्य नहीं है। पुलिस की जांच की दिशा मुड़ती है रंजिश की तरफ कि इतनी निर्मम हत्या की गई है, तो दोहरा हत्याकांड है। तो ये हो सकता है इस व्यक्ति को मारने आए हों। और तत्कालीन इंस्पेक्टर प्रेमचंद शर्मा निरीक्षक प्रेमचंद शर्मा थे, उन्होंने भी काफी मेहनत की थी इस केस के खुलासे के लिए। तो पुलिस लगी रहती है दिन रात, लेकिन इस घटना को एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, हम लोग लगातार फॉलो अप करते हैं, लेकिन इस घटना का कोई क्लू पुलिस को नहीं मिल पाता है शुरुआत में और पुलिस उलझकर इस घटना में रह जाती है। तो एक घटना ऐसी कि घर के बाहर माँ बाप सो रहे हैं, घर के अंदर बच्चे हैं, हत्या हो जाती है और कोई कानों कान भनक नहीं लगती है। तो ये साजिद जी यही घटना थी इसमें। और इसके बाद जब पुलिस खुलासे की ओर बढ़ती है तो आप खुलासे को लेकर बड़े शौक रह जाएंगे कि ये एक ऐसी दास्तां निकलती है जिसने खून के रिश्तों को तार तार किया और कोई सोच नहीं सकता कि एक परिवार का सदस्य ही इस तरह की योजना बनाकर घटना को अंजाम देगा। यानी खून के रिश्ते खून के दुश्मन हो जाएंगे। जी, खून के रिश्ते खून के दुश्मन हो गए। तो जब पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया, ये करीब 14 दिन बाद 28 मार्च को घटना का बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ। तो एसएसपी श्लोक कुमार सर द्वारा बताया गया इसमें कि सर्विलांस टीम लगती है, एसओजी लगती है, स्वाट टीम लगती है ना, और थाना स्तर पे भी 3-4 टीमें लगातार वर्क होता है, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा था। सर्किल ऑफिसर अगुवाई करते हैं, कोई क्लू नहीं मिल रहा था पुलिस का। तो
पुलिस ने पहले तो मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड पूरी खंगाली, उससे भी कोई उन्हें सुराग नहीं मिला। फिर पुलिस का ध्यान जाता है परिवार के सदस्यों की ओर। परिवार के सदस्यों की एक एक करके कॉल डिटेल निकाली जाती हैं, लेकिन उससे भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। तो पुलिस को ये जानकारी मिलती है उसी दौरान, छानबीन के दौरान, कि मृतक की एक बेटी कुछ लड़कों से बातचीत वगैरह करती है। इसको लेकर घर में थोड़ा बहुत विवाद होता रहता था। नाबालिग बेटी? नाबालिग बेटी, 16 साल की बेटी। अच्छा। तो पुलिस ने, ये कपिल जी वही बेटी है जिसने शोर मचाया? जिसने शोर मचाया था, जी, जिसने अच्छा। शोर मचाया था कि बाहर से दरवाजा नहीं खोल रही है। तो वो तो पहले दिन से ही क्लियर था कि उस बेटी का कोई रोल नहीं है पुलिस की नजर में। तो क्योंकि वो अंदर से दरवाजा लगा हुआ था, कोई ऐसा था, तरीका नहीं था कि वो बाहर खोला जा सके। जी बिल्कुल सही कहा साजिद जी आपने। तो पुलिस उसकी मोबाइल की कॉल डिटेल निकालती है, उसके मोबाइल की जांच करती है, फॉरेंसिक जांच भी। तो फॉरेंसिक जांच में सब कुछ साफ मिलता है, अंदर कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं मिला कि जिससे उसके ऊपर शक जाए। लेकिन जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच करती है CDR की, तो उसमें मिलता है कि उसके कई अलग अलग नंबरों से बात होती है, लड़कों से बात होती है। तो उन 4-5 लड़कों को उठाती है पुलिस। तो लड़के कहते हैं हाँ जी, हमने बातचीत वगैरह तो होती है, लेकिन हमें नहीं मालूम ये हत्या कैसे हुई। पुलिस पूरी तरह उलझी रहती है। फिर पुलिस उन लड़कों के मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग की जांच करती है, मोबाइल की ही समीक्षा करती है, मोबाइल की समीक्षा करती है। तो एक लड़के की मोबाइल रिकॉर्डिंग मिलती है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें वो लड़की उससे घटना से 2 दिन पहले नींद की गोली मंगाने की कहती है। लड़का मना कर देता है। अच्छा, अवलोकन कर रही है पुलिस तो रिकॉर्डिंग हाथ लग गई, वो रिकॉर्डिंग हाथ लग जाती है। लड़का मना कर देता है कि मैं नींद की गोली लाकर नहीं दूंगा। वो कहती है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा संख्या में नींद की गोली चाहिए। मकसद उसे बता रही होती है कुछ? फोन नहीं, कुछ नहीं बताया, सिर्फ गोलियां मांग रही होती है। क्या मिलने के लिए कह रही होती है उससे? नहीं, कि बस मुझे गोलियां लाकर दे दे। ठीक है। तो लड़का मना कर देता है। अब पुलिस उस रिकॉर्डिंग के आधार पर लड़की के पास जाती है, उससे पूछती है कि आप ये नींद की गोलियां क्यों मंगा रही थी इस घटना से 2 दिन पहले? हाँ, कि उसने बताया मुझे नींद नहीं आती, ये नहीं होता, कि नींद नहीं आती, एक आध गोली रहती है, आप इतनी बड़ी मात्रा में? हाँ, कि ज्यादा संख्या में मुझे नींद की गोली ला कर दो। तो अब वो शक पका जाती है, उससे बहरहाल सख्ती से बातचीत होती है, पूछताछ होती है। अब यानी पुलिस के शक के घेरे में वो नाबालिग आ जाती है। तो मानवाधिकार के अनुसार ज्यादा सख्ती तो कर नहीं सकते, लेकिन उससे उससे मानसिक रूप से पूछताछ की गई, उसे मनोवैज्ञानिक तरीके से, तो उसमें वो टूट गई। तो इस घटना का जो साजिद वही खुलासा होता है वो बड़ा सनसनीखेज है। और हम और आप सोच नहीं सकते कि एक नाबालिग बच्ची इस तरह से ऐसी वारदात को अंजाम दे सकती है। तो वो बच्ची जब बताती है कि करीब घटना से 3 दिन पहले वो बाजार में समोसे खा रही होती है, उसके पिताजी के दोस्त उसे देख लेती हैं। वो घर पर आकर उसके पिताजी को बता देती हैं कि तुम्हारी लड़की अकेले वहां पर समोसा खा रही थी। लड़की घर पर लौट कर आती है, पिताजी उसे डांटते हैं और एक आध चांटा लगा देते हैं। वो चांटा उसे इतना बुरा लगता है, वो उसका बदला लेने की ठान लेती है। वो अपनी माँ से कहती है कि ये पापा ने गलत किया। माँ भी अपने पति का फेवर करती है कि तू क्यों ऐसा जाकर अकेले समोसा खा रही थी और तू क्यों लड़कों से बात करती है। अदावत कहीं ना कहीं बाप से रखने लगी। हाँ, तो लड़की को ये रहा कि ये मेरी माँ भी मेरे बाप के साथ मिली हुई है और मुझे इन लोगों से बदला लेना है। तो उसने बदला लेने की योजना बनाई कि मैं इन्हें पहले नींद की गोलियां खिलाऊंगी, उसके बाद इनसे मैं बदला लूंगी। अब नींद की गोलियां एक लड़का तो मना कर देता है। बहरहाल जब पूछताछ होती है तब मालूम चलता है कि वो अपने किसी अन्य साथी की मदद से नींद की गोलियां 20 नींद की गोलियां 2 पत्ते मंगा लेती है। उस नींद की गोलियों को वो अपनी माँ की चाय में और पिताजी के दूध में मिलाकर रात के वक्त उन्हें दे देती है। नींद की गोलियों के असर से दोनों माँ बाप सो जाते हैं जल्दी, ताला लगाकर। उसके बाद वो पड़ोसी के घर की छत से नीचे आती है रात के वक्त एक कुल्हाड़ी लेती है अपने साथ में और सोते हुए माँ बाप के सिर में कुल्हाड़ी की बट से बार करके दोनों को लहूलुहान करके मार देती है मौके पर ही। उसके बाद वो कुल्हाड़ी को पास में ही फेंक देती है, पड़ोसी के घर की छत से वापस जाती है और अंदर जाकर निफराम होकर सो जाती है। सुबह उठकर हल्ला मचाती है योजनाबद्ध तरीके से। एक बाल अपचारी है ये जो। हाँ, एक बाल अपचारी है। हल्ला मचाती है कि मेरे माँ बाप दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, जो रोजाना खोल देते थे। तो उसके ऊपर से डाउट पूरा खत्म हो गया। उसे पूरी प्लानिंग थी उसकी कि इस तरह से मैं सेफ बच जाऊंगी। लेकिन वो ये भूल गई, नाबालिग की कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो साजिद जी,
जब पुलिस उससे वो पूछताछ करती है तो वो कुल्हाड़ी भी बरामद करा देती है। तो कुल मिला के ये आया था सामने इसमें कि एक चांटे का बदला लेने के लिए उसने अपने माँ बाप की ही हत्या कर दी निर्मम तरीके से। और कहीं ना कहीं कपिल जी कह ये भी सकते हैं कि जिस तरह से बताया गया कि वो नाबालिग फोन से बात करती थी, अलग अलग लोगों से बात करती थी जी, तो शायद इसको लेके भी रोक टोक परिवार की लगातार बढ़ रही होगी। ये भी एक कारण हो सकता है कि पहले से वो उन चीजों को लेके पहले से तंग जी, हो। वो जो जानकारी में आया था उस समय तत्कालीन एसएसपी साहब ने भी बताया था ये वाली चीज कि इसके 4-5 लड़कों से ये बातचीत करती थी जो उसके माँ बाप को पसंद नहीं था और वो इसकी रोका-टोकी करते थे इस चीज को लेकर। यही एक कारण होगा कि तो बाहर समोसा खाने पे भी हाँ, पिता तो ने हाथ उठा दिया। पिता के मन में कहीं ना कहीं ये था कि हो सकता है ये किसी लड़के के साथ खा रही हो, लड़का छुप गया हो, तो ये कहीं ना कहीं रही होगी और उसे यही चीज बुरी लगी कि पिता ने मुझे पीटा और मुझे रोक टोक करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उसके मन में बदला लेने की ये चल रही थी। लेकिन हमें ये चीज सोचनी पड़ेगी साजिद जी कि एक 16 साल की बच्ची आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठा देती है। कहीं ना कहीं ये हमारे रिश्तों के दरकने का सबूत है और हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना बुलंदशहर के शिकारपुर से थी। ये दोहरा हत्याकांड आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और चूंकि इसमें कातिल कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की नाबालिग बेटी थी और मर्डर का मोटिव जो महज एक थप्पड़ बताया जाता है उसको लेके भी लोग कहीं ना कहीं स्तब्ध थे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई और कहानी आप सुनना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। कपिल जी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार।